दोस्तों, मैं शम्स रिज़ा शम्स स्टडी हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हुआ साइंस विज्ञान, ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 5 बायोलॉजी का है दोस्तों। जीवन की मौलिक इकाई, ये क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं थोड़ा बायोलॉजी आया है तो आज पहला क्या कहते हैं लेसन है हम लोग का बायोलॉजी का, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। बायोलॉजी के बारे में विज्ञान के बारे में पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, तो मैं बायोलॉजी के बारे में फटाफट से जान लेता हूँ। तो चलते हैं थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी की ओर। दोस्तों ये मेरा रहा है साइंस विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहला किसी भी चीज़ को पैदा करने वाला कोई इंसान होता है या कोई भगवान होता है, ईश्वर होता है, हर एक चीज़ को पैदा करने वाला, ठीक है। उसी तरह बायोलॉजी है, बायोलॉजी को पैदा करने वाला, बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? तो वो है एरिस्टोटल। वो कौन है दोस्तों? एरिस्टोटल है। तो चलो भाई, पैदा तो कर दिए, अभी है क्या? ये है क्या? तो उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यानी व्हाट इज़ बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है? तो दोस्तों जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। कौन 3 है दोस्तों? कौन है? एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, एक केमिस्ट्री हो गया, एक आपको हो गया जाके फिजिक्स, एक हो गया जाके आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो दोस्तों इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोग को लेके। देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान जो है उसकी अलग अलग पार्ट है, उसके भी अलग अलग पार्ट हैं। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जीव विज्ञान की कितने शाखा हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान की 3 शाखा है। कितने दोस्तों? 3 शाखा है। जीव विज्ञान की 3 मुख्य शाखा है। एक वनस्पति विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान, एक सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान दोस्तों पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे हम लोग। प्राणी विज्ञान मनुष्य, और उसके बाद क्या कहते हैं इसको, जानवर, है ना, जो भी उसके है। और एक सूक्ष्म जीव विज्ञान जो छोटी छोटी कीड़े मकोड़े हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोग को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज दोस्तों याद रहे, कोशिका हमारे शरीर का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दोस्तों आज का एक सवाल देना चाहता हूँ मैं आप लोग को, कमेंट करके बताएंगे। मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? दोस्तों याद रहे, मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल से प्राप्त कॉर्क में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा की है। किसके द्वारा की है? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा की है। तो याद रहे दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की? तो याद रहे, रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 में। तो इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो याद रहे दोस्तों, प्रत्येक कोशिका एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है। हर एक का एक अलग अलग कार्य होता है तथा जीवन की सभी मूलभूत क्रियाएं को स्वतंत्र रूप से संचालित करती है। इस कारण इसे जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इसी तरह दोस्तों चलते हैं हम लोग को प्रश्न श्रृंखला 2 पृष्ठ संख्या 68। आप बायोलॉजी खोलेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें दोस्तों देखने को मिलेगा, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ है कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इसका चर्चा करें। देखिए, कोशिका में CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ है विसरण तथा प्रासरण द्वारा कोशिका के अंदर जाता है तथा बाहर जाता है, जब किसी कोशिका में CO2 की सांद्रता बाह्य वातावरण से अधिक हो जाती है तो उसकी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 कोशिका के बाहर निकल जाती है। किसी कोशिका में पानी की कमी होने पर या उसे
तनु विलयन के रखने पर जल में अनुबाह्य माध्यम से कोशिका के भीतर प्रासनन द्वारा चले जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर, याद रहे, पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए वे वर्णात्मक पारगमय झिल्ली कहते हैं। उसी तरह हम लोग का दोस्तों प्रश्न श्रृंखला 3 पृष्ठ संख्या 70, आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए, है ना, भर सकते हैं जिसमें प्रोकैरियोटी तथा यूकेरियोटी ओके कोशिकाओं के अंदर स्पष्ट हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उसको कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और ये बुक में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह प्रश्न श्रृंखला 4 प्रश्न श्रृंखला 63 में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या आप 2 ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिसमें अपना अनुवंशिक पदार्थ होता? जी क्यों नहीं बता सकते दोस्तों, माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड ऐसी कोशिकाएं अंग है जिसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता। इसी तरह दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? देखिए कोशिका नष्ट हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसी तरह चलते हैं, लाइसोसोम के आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों लाइसोसोम को में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका उपाचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, मर जाती है, तो उसके लाइसोसोम फट जाते हैं तथा उसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचन कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं दोस्तों, याद रहे। इसी तरह हम लोग का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों ये आम जाहिर सी बात है, बच्चा जानता है। खुरदरी आर्द्र द्रवित जाली पर पाए जाने वाला राइबोसोम में प्रोटीन की संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ होता है? राइबोसोम में प्रोटीन की संश्लेषण होता है, याद रहे दोस्तों, किसमें? राइबोसोम में प्रोटीन की संश्लेषण होता है। इसी तरह क्रियाकलाप 5.2 में पृष्ठ संख्या 65 में दोस्तों देखेंगे क्रियाकलाप का दोस्तों, क्या कभी कोशिका आकार आकृति की दृष्टि से जैसी दिखाई देती है ना, एक जैसी दिखाई देती है? तो दोस्तों किसी अंग विशेष की भी कोशिकाएं आकार तथा आकृति में एक जैसी दिखाई देती है, परंतु विभिन्न अंगों में इनका आकार तथा आकृति विभिन्न होता है। क्या होता है? विभिन्न होता है। इसी तरह क्या सभी कोशिकाएं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? हाँ, सभी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना एक जैसी ही दिखाई देती है। इस तरह हम लोग का दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, क्या पादप के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली कोशिका में अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं होता। हम कोशिकाओं में क्या समानताएं दिखाई देती है? याद रहे दोस्तों, अब हमें जो है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति केंद्र तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ उसका तुलना किया हूँ दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में दोस्तों। इसी तरह मैं बोल के भी सुना देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। देखिए पादप कोशिका नंबर 1 होता है, पादप कोशिका के सेल्यूलोज द्वारा निर्मित कोशिकाएं भित्त पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्त का अभाव होता है। इस तरह आप इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यूकेरियोटिक कोशिकाओं को भिन्न होती है दोस्तों, ये वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन में दिया हूँ और इसको भी देख सकते हैं, सेम ये दोनों। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली बाह्य वातावरण से गैस तथा अन्य पदार्थों के विसरण द्वारा कोशिका में पहुँच पाती है। इसके फट जाने अथवा टूट जाने पर इन पदार्थों में परिवहन का नियमन नहीं हो पाएगा तथा कोशिका द्रव्य बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में आ जाएगा, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका को जीवन में क्या होगा? गोल्जी उपकरण कोशिका में बने पदार्थों को संचय, रूपांतरण तथा पैकेजिंग
का कार्य करती है। इनके उपस्थिति न होने पर ये क्रियाएं नहीं हो पाएगी। इसी तरह कोशिका का कौन सा अंग है बिजली घर है और क्यों? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न जैविक क्रियाओं का चलाने के लिए ऊर्जा एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक ट्रांसफेट के रूप में प्रदान करती है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा के जिसका उपयोग कोशिका नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के संपन्न करने के लिए करती है। इसी तरह दोस्तों हम लोग का छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा संश्लेषण चिकनी आंतर्हृदय जालिका द्वारा तथा प्रोटीन का संश्लेषण खुदरी आंतर्हृदय जालिका द्वारा उपस्थित राइबोसोम में होता है। उसी तरह दोस्तों अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखिए क्या है अमीबा? एक कोशिकीय जीव है। इसके जीवन की सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा की ही पूरी होती है। जब यह किसी भोज्य पदार्थ को संपर्क में आता है, उसकी प्लाज्मा झिल्ली का भोजन पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है दोस्तों, और धीरे धीरे अपने भीतर ले लेती है। इस क्रिया के एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार की खाद्य रिक्तता बन जाती है। इसका पाचन लाइसोसोम द्वारा होता है। इसी तरह मेरा दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, परासरण क्यों है? परासरण क्या है? सॉरी दोस्तों, परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आर्द्र पारगमय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं दोस्तों, द्वारा अलग किए गए हैं भिन्न सांद्रता वाले दो विलयन को जल अथवा किसी दूसरे विलय के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है दोस्तों। इस तरह हम लोग का 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख सकते हैं आप लोग, कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ मैं उसका उत्तर दे दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए, इस तरह मेरा 10वां क्वेश्चन है, तो क्यों काक की वृद्धि का एवं मरम्मत हेतु किसी प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताएं। देखिए, काक के वृद्धि मरम्मत की हेतु समुच्चय विभाजन की आवश्यकता होती है। इसकी विभाजन का औचित्य जीवों के आकार में द्रुत विभिन्न टूट फूट की मरम्मत करना, घावों को भरना तथा केंद्रीय कोशिकाओं का अनुपात के संतुलित बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरा 11वां क्वेश्चन दोस्तों, उसको भी देख लेंगे आप लोग। चलिए, इसी के साथ हुआ समाप्त है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करें, मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कीमती अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं, हम लोग फिर हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, गुड बाय।